मानव दो बातों में बहुत यूनिक होते हैं। एक तो उनके पास विवेक होता है, वो रीजन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, और दूसरा मनुष्य अपने अंतर्मन की भावनाओं को, अपनी डिजायर्स को भाषा का प्रयोग करके या फिर संवाद स्थापित करके या किसी अन्य माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसा संसार के और जीव नहीं कर पाते। व्यक्ति जिन बातों को अच्छा मानता है, जरूरी समझता है, व्यक्ति उन विषयों पर अपने विचार साझा करता है, डिस्कशन करना पसंद करता है। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत मानवों के इन दो यूनिक गुणों में अपनी जड़ें ढूंढ लेता है और मानव को कुछ बेसिक क्वेश्चन को एनालाइज करने की एबिलिटी देता है, जैसे सोसाइटी को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म कौन सी होगी, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है आदि। स्टेट की अपने सिटीजन्स के लिए क्या देनदारी है, क्या लायबिलिटीज हैं, नागरिक के रूप में हमारा दूसरे नागरिकों के प्रति क्या लायबिलिटीज हैं आदि कुछ बेसिक क्वेश्चंस। पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को एग्जामाइन करता है, साथ ही ऐसे मूल्यों पर सिस्टमेटिकली विचार करता है जो पॉलिटिकल लाइफ के लिए जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस आदि। पॉलिटिकल थ्योरी इन वैल्यूज की मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, इससे जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है। पास्ट और प्रेजेंट के जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको ध्यान में रख करके, उनके विचारों को ध्यान में रख करके फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे जो मूल्य हैं, इनकी जो वर्तमान मौजूदा दौर में जो परिभाषा है उनको स्पष्ट करने की कोशिश करता है। और ये जो मूल्य हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये आपके दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ये जरूर जानना चाहोगे कि प्रेजेंट जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, वो पॉलिसी कैसे बनाते हैं और उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और इन पॉलिसीज का जो एग्जीक्यूशन है उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी का सीधा सा उद्देश्य है कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है उन मामलों में आपकी तर्क शक्ति, आपकी तर्क योग्यता में बढ़ोतरी करना, और करंट में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में आप तर्क संगत ढंग से विचार कर सके, इस बात की योग्यता बढ़ाने का काम करती है। अगर आप तर्क करने लगेंगे तो ये संभव नहीं है कि आपको भड़काया जा सके। जैसा कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहे हैं, किसी भी माध्यम का प्रयोग करके सभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि राजनीति क्या है। आमतौर पर इस मुद्दे पर हर व्यक्ति अलग अलग राय रखता है। वैसे पॉलिटिकल लीडर्स या इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट करने वाले राजनीति के लोग हैं वो इसे जनसेवा यानी कि पब्लिक सर्विस बताते हैं। कुछ लोग इसे दावपेच बताते हैं जो महत्वाकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का एक कुचक्र होता है। आम आदमी तो यही मान लेता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं वो ही राजनीति है। लेकिन जब हम राजनेताओं को दल बदलते, झूठे वायदे करते, बढ़ा चढ़ाकर दावा करते, जोड़ तोड़ करते, निजी या फिर सामूहिक स्वार्थों के लिए निष्ठुरता से हिंसा पे उतारू होते देखते हैं, तो हम राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ लेते हैं। इस कारण हमारा परसेप्शन कुछ ऐसा बन गया है कि जब हम हर संभव प्रयास कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोगों को देखते हैं तो हम इसे राजनीति कह देते हैं। जब हम किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि चच्चा विधायक हैं हमारे, यानी धौंस जमाते या फिर बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते लोगों को देखते हैं, हम इसे गंदी राजनीति कह देते हैं। और जब कोई व्यक्ति इन सभी स्वार्थ से जुड़े कार्यों को देखकर हताश हो जाता है तो कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। साधारण व्यक्ति ही नहीं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर भी पॉलिटिक्स से निराश हैं, जबकि वो इससे प्रॉफिट भी पाते हैं और पॉलिटिकल डोनेशन भी देते हैं। सिनेमा के कलाकार भी पॉलिटिक्स को कोसते ही रहते हैं, लेकिन जब वो खुद पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं तो राजनीति की सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजनीति अननेसेसरी एक्टिविटी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए, या फिर एक यूजफुल एक्टिविटी है जो एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए हमें इसमें शामिल होने की जरूरत है, या फिर हमें इसमें शामिल होना चाहिए। खैर, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो किसी भी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस बात पर महात्मा गांधी की एक टिप्पणी बहुत ही सटीक बैठती है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, जिससे हमें जूझना ही है, छुटकारा असंभव है।
कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के बिना कोई भी सोसाइटी अपना एग्जिस्टेंस बचा ही नहीं पाएगी। जिस सोसाइटी को सस्टेन करना है उसे अपने सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हालांकि कई इंस्टीट्यूशन जैसे कि परिवार, ट्राइबल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आदि लोगों के एस्पायरेशन को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। सरकार भी लोगों की जरूरत पूरी करने में ही लगी है। बेसिकली पॉलिटिक्स में सरकार कैसे बनती है, कैसे काम करती है, इन्हें मुख्य रूप से जाना और समझा जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स यहीं तक लिमिटेड नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट जो करती है वो रिलेवेंट तो है, क्योंकि हमारा जीवन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों से प्रभावित होता है, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी हो या एजुकेशन पॉलिसी या फिर कोई फॉरेन पॉलिसी। ये पॉलिसीज हमारे जीवन को प्रोग्रेस की ओर ले जाते हैं, लेकिन अगर इनसफिशिएंट करप्ट गवर्नमेंट आ जाए तो प्रोग्रेस तो छोड़ो, लाइफ और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अब जब सरकार के काम का हम पर सीधा असर हो रहा है तो हमें पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी चाहिए। हम संस्थाएं बनाकर अपनी मांग रखते हैं, प्रचार अभियान चलाते हैं। अगर सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होते हैं तो विरोध करते हैं। वाद विवाद, विचार विमर्श होता है और सरकार को कानूनों में अपेक्षित बदलाव करने के लिए राजी करते हैं। हम चाहते तो एक बेहतर दुनिया की रचना करना ही है। अब इसके लिए जो भी मौजूदा अव्यवस्थाएं हैं उन पर तर्कसंगत विचार करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, कमियां गिनानी नहीं है, कमियों को रेक्टिफाई करना है, यानी कि कमियों को दूर करना है। राजनीति अगर सीधे शब्दों में कहें तो हमारी सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है और क्या सही है, उन मुद्दों पर डिस्कशन करना है और इस माध्यम से जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है उसे प्राप्त करना है। या फिर जनता जब सरकार के कामों पर डिस्कशन करती है या फिर जनता सरकार के निर्णय को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स का समाधान किया जा सके, तब ये कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में भाग ले रही है। कोई भी आंदोलन हो, विकास या परिवर्तन हो, उसमें आप ये पाएंगे कि कुछ निश्चित मूल्यों और सिद्धांतों के कारण जनता को बल मिलता है। मूल्य या फिर वैल्यू आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है। जैसे आपने तय कर लिया कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप पर कोई दबाव नहीं है, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था, तो आपके मूल्यों में शामिल हो गया झूठ नहीं बोलना। ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी ऐसे सिद्धांत हैं जिनके मूल्यों को हर देश संविधान के माध्यम से अपने देश में एस्टेब्लिश करना चाहता है। अब संविधान रातों रात तो बन नहीं सकता। इनके पीछे कई महान लोगों के जो आइडियाज हैं और उनकी थ्योरीज हैं जो अलग अलग समय पर आई हैं, उनको कंपाइल किया गया है। जैसे कि ईसा के जन्म से पहले प्लेटो और अरस्तु अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते थे कि मोनार्की या फिर डेमोक्रेसी में से कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर है। जीन जैक रूसो ने ये बताया कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। बाद में कार्ल मार्क्स ने विचार दिया कि समानता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की स्वतंत्रता। महात्मा गांधी ने बताया कि वास्तविक स्वतंत्रता यानी कि स्वराज का होना है। डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर विशेष संरक्षण देने की बात की। और अगर आप भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे तो आपको ये मूल्य और ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पॉलिटिकल थ्योरी इस बात पर एम्फसाइज करती है कि ऐसे आइडियाज और पॉलिसी को किस तरीके से रखा जाए कि लोग सामाजिक जीवन में सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता आदि मूल्यों को कैसे आत्मसात कर लें अपने सामाजिक जीवन में। पॉलिटिकल थ्योरी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, जुडिशियल रिव्यूज जैसी पॉलिसीज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उनको स्पष्ट करती है और इनकी सार्थकता को समझाने का प्रयास करती है। इसके लिए कई महान पॉलिटिकल थिंकर्स के विचारों को एज अ रेफरेंस लिया जाता है। खास बात तो यह है कि रूसो, कार्ल मार्क्स या गांधी जी कभी राजनेता नहीं बने, लेकिन इनके विचारों ने कई राजनेताओं के विचारों को प्रभावित किया है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन्हें पढ़िए एक बार और सोचिए क्या ये हमारे लिए रिलेवेंट हैं। भारत में हम स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी तो पा ही चुके हैं, लेकिन इक्वालिटी से रिलेटेड मुद्दा अभी भी क्वेश्चनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब देश आजाद हुआ तो हमें वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई। हर वयस्क व्यक्ति को या फिर सरकार द्वारा तय की गई जो उम्र सीमा है उसके आधार पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सिस्टम को हमने अपना लिया, तो हमें वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई।
लेकिन समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, अमीर गरीब आदि ने सामाजिक या फिर आर्थिक समानता से हमें दूर रखा है। हालांकि कुछ वर्गों को रिजर्वेशन के रूप में कुछ विशेष अधिकार तो मिले हैं, लेकिन अभी भी समाज का एक हिस्सा बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव्ड है। आपके पास मनचाहा रोजगार न हो या उसे पाने के लिए जो जरूरी स्किल या फिर एजुकेशन है वो ना हो, तो स्वतंत्रता आपके लिए सपने जैसी ही होगी। आप आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता के सिद्धांत को हमारे संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच में मेंशन किया गया है, पर इसकी व्याख्या करना भी जरूरी है, जो कि समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता रहता है। और ऐसा करना समय के साथ जरूरी भी होता है। जो नियम आज बनाए गए हैं वो आज के लिए जरूर सही हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। लेकिन इसी आर्टिकल के क्लॉज 2 में व्याख्या दी गई है कि बोलने की आजादी पर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। साथ ही प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसी में सम्मिलित है, जिसकी व्याख्या ऑनरेबल कोर्ट ने की है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ साल पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन जब आई तो उसकी व्याख्या भी इन प्रावधानों के आधार पर की गई, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत और मूल्य तो वही हैं, मगर समय के साथ साथ इनकी व्याख्या बदलती रहती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन होते रहते हैं। यहाँ एक एंगल सुरक्षा का भी होता है, और स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच जो बैलेंस बनाना है, जुडिशियल एक्सप्लेनेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी दोनों के लिए हमेशा एक चैलेंज बना रहता है। ये काफी कठिन होता है कि एक व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए कि दूसरों की सुरक्षा इससे प्रभावित ना हो। ये काफी कठिन कार्य होता है कि इन दोनों बातों में बैलेंस स्थापित किया जाए। जब से इंटरनेट आया है, हम सभी इसके इस्तेमाल के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आतंकवादी भी इनका उपयोग करके हमें क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जरूरी हैं। सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आप अपनी क्लास को ही देख लीजिए। आप जब क्लास में होंगे तो आपकी स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन होगा। जब तक आपको अनुमति ना हो बोलने को मना किया जाता है, पर अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना हो तो सोचो क्लास चलने पाएगी। ठीक उसी तरीके से सेना के या फिर सरकारी कर्मचारियों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर यहाँ सवाल ये है कि रेस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन कितना होना चाहिए और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे ही प्रश्नों के संभावित उत्तर तलाशने में सहायता करती है। अब एक बात बताओ, हमने संविधान बनाया और आर्टिकल 17 में किसी भी प्रकार के अनटचेबिलिटी को हटाने की बात कही। यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं, हेल्थ वगैरह के मामले में ऐसा किया जाना पॉसिबल है, जैसे कि कोविड-19 के दौरान हुआ था। लेकिन ऐसा करने भर से क्या अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई हमारे देश में? शायद पूरे तरीके से तो नहीं। कारण है समानता के सिद्धांत को ठीक तरीके से आत्मसात न कर पाना। मान लीजिए हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि सभी को सीट मिले। न समान व्यवहार होने पर हम सभी इसका विरोध करते हैं, लेकिन हम जब सीनियर सिटीजन, महिला या फिर दिव्यांगजन को कोई विशेष अधिकार देते हुए देखते हैं तो हम इसे न्यायोचित मानते हैं। खैर, ये समता की बात है। आगे के चैप्टर में हम समता और समानता को भी समझेंगे। उज्ज्वला गैस का ही एग्जाम्पल आप ले लो। संपन्न लोगों ने जब सब्सिडी को छोड़ा तो वो वंचित लोगों तक पहुंची है, लेकिन अगर संपन्न लोगों ने ये सब्सिडी छोड़ी है तो उनके मन में क्या विचार रहे होंगे? कहीं न कहीं उन्होंने समता और समानता के विचारों को अपने मूल्यों में शामिल किया। तात्पर्य कहने का बस यही है कि राजनीति के सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, नागरिकता आदि को जैसे जैसे हम आत्मसात करते जाएंगे, समाज में विकास रूपी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। इस सब के लिए जरूरी है कि जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं उन्हें लोगों तक आम भाषा में पहुंचाया जाए, ताकि आम जन भी इन्हें सही तरीके से समझ पाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए। अपने स्तर पर हमारे कुछ न कुछ पॉलिटिकल आइडियल होते ही हैं, तो हमें ऐसे सिद्धांत पढ़ने की क्या जरूरत है। पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स या फिर लॉ प्रैक्टिशनर आदि ये लोग पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि इन्हें अपने काम के दौरान पॉलिटिकल थ्योरी की आवश्यकता पड़ सकती है। हम क्यों पढ़ें? सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आप ये समझिए कि आपको भविष्य में कौन सा प्रोफेशन अपनाना है।
इसको तय करते समय आपकी रुचि कहाँ है, ये जानने के लिए आप एक बार पढ़कर देखें। अगर इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो आपके लिए ये रिलेवेंट होगा। मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें या फिर आपकी रुचि उसमें विकसित हो जाए, इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। दूसरी बात, आप एक सिटीजन हैं, वोटिंग राइट्स है आपके पास। ऐसे में आपको किसी सरकार में होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए, ये तय करने का अधिकार है। और आप अपने मताधिकार का तर्कसंगत तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। एटलीस्ट जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों की परेशानी को दूर करने के लिहाज से आप वोट करने में सक्षम हो जाएं। आप जानकार होंगे, तर्कशील होंगे, विचारशील होंगे, परिपक्व यानी कि मैच्योर होंगे, तो आपकी समझ समसामयिक राजनीतिक घटनाओं के मामले में परिपक्व होगी। आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और इसका विश्लेषण कर पाएंगे। आप देश की राजनीतिक सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। आप माने या ना माने, पहले की तुलना में अब सिर्फ जाति धर्म के नाम पर मतदान होना कम हो चुका है और आगे और भी कम होता जाएगा। चाहे परिवार हो, विद्यालय हो, कोई भी वर्किंग प्लेस हो, कुछ न कुछ भेदभाव तो होता ही रहता है, क्योंकि ऐसा करने वाले किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कहीं लिंग के आधार पर तो कहीं धर्म के आधार पर। और हद तो इस बात की है कि कौन परमानेंट एम्प्लॉय है, कौन रेगुलर एम्प्लॉय है और कौन संविदा कर्मी है, इस आधार पर भी भेदभाव होते हैं। और जब किसी के साथ ऐसा व्यवहार होता है यानी कि भेदभाव का, तो निसंदेह उस व्यक्ति को पीड़ा होती है और वो व्यक्ति न्याय पाने की चेष्टा तो जरूर करेगा, यानी कि कोशिश करेगा। और न्याय के ना मिलने पर या फिर विलंब से न्याय मिलने पर वो हिंसक क्रांति को भी उचित मानने लगेगा। पर अगर आप सभी अपने विचारों, भावनाओं को ध्यानपूर्वक तर्क के साथ एनालाइज करें तो हम समझ पाएंगे कि ऐसी भावनाएं उचित हैं या नहीं, और आप इस तरीके से अपने विचारों को तार्किकता के साथ जोड़ पाएंगे। इसमें आपको सहायता मिलती है राजनीतिक सिद्धांत या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के अध्ययन से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए, राजनीति क्या होती है और हमें क्यों इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, एटलीस्ट इससे एंगेजमेंट तो बढ़ ही जाती है। थैंक यू वेरी मच।